हेलो एवरीवन, मैं दुष्यंत सिंह। भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाप्त हो चुकी है और जैसा कि आपसे कहा था कि इस अध्याय के समाप्त होते ही कुछ ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लाई जाएगी जो कि पिछली कई परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। ऐसा कौन सा कथन है जो भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द को सही से परिभाषित करता है? तो पहला ऑप्शन है कि भारत में अनेक धर्म हैं। अगला ऑप्शन है भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। तीसरा ऑप्शन है धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। चौथा ऑप्शन है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगर आपने प्रस्तावना को सही से पढ़ा होगा तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का सही अर्थ क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, राज्य का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, एक चीज़ और बताते चलें आपको, इस वीडियो में मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि इस चैप्टर के बारे में जितनी भी व्याख्याएं हैं वो आपको पहले ही दी जा चुकी हैं। ये केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अच्छा, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, यानी देश में जो सामाजिक समानता थी वो संविधान के बनने से पहले ही विद्यमान थी। और अगला कह रहा है कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संविधान भारतीय लोगों में सामाजिक समानता के बारे में बात करता है। इसका अर्थ है कि सामाजिक समानता संविधान में विद्यमान है या प्रत्याभूत है। अगला प्रश्न है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने ये धारणा प्रस्तुत की कि जो उद्देश्य का यानी हमारी जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है? किस वाद में? ठीक है, पहला ऑप्शन है भारत संघ बनाम डॉक्टर कोहली। अगला ऑप्शन है बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी। अगला ऑप्शन है बोम्मई बनाम भारत संघ। और डी ऑप्शन है आपका मलक सिंह बनाम पंजाब राज्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है बोम्मई बनाम भारत संघ में, बोम्मई बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का जो है वो संविधान का भाग है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यानी चौथा प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? यानी किस एक भाग का अध्ययन करने पर हमें भारतीय संविधान के उद्देश्य नज़र आते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और चौथा है संसद। नो डाउट, इस क्वेश्चन में कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हैं प्रस्तावना आपने पढ़ी है और प्रस्तावना में ये बताया गया है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में पूरे संविधान की एक झलक दिखाई देती है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, यानी प्रस्तावना में बताया जाता है कि संविधान के हमारे उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन कैसा है? राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन राइट है। 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? ऐसा कौन सा भाग था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना स्वीकार किया? पहला ऑप्शन है बेरूबारी वाद, दूसरा ऑप्शन है A.K. गोपालन वाद, तीसरा ऑप्शन है केशवानंद भारती वाद, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा कि बेरूबारी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रस्तावना थी उसको संविधान का अंग नहीं माना था, इसलिए उसने कहा था कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके विपरीत जब केशवानंद भारती वाला मैटर आया था 1973 में, इसमें केशवानंद भारती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया था
कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते वह संशोधन इसके मूल ढांचे को क्षतिग्रस्त न करता हो। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की क्या कहलाता है? आत्मा कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? पहला है मूल अधिकार, दूसरा है नीति निर्देशक तत्व, तीसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और डी है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह जो सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाता है? तो इस सिद्धांत को सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। सार्वभौमिकता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा उद्देश्य है जो संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? पहला ऑप्शन है विचार की स्वतंत्रता, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चौथा ऑप्शन है विश्वास की स्वतंत्रता। अब आप देखेंगे कि विचार की स्वतंत्रता, विचार करने की स्वतंत्रता सभी को दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी संविधान में सभी को प्राप्त है। आर्थिक स्वतंत्रता प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। यानी आपका जो बी ऑप्शन है वो कैसा है? वो सही आंसर है इसका। चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन सा भाग भारत को क्या करता है? धर्मनिरपेक्ष भाग वर्णित करता है। तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द जो भारत को दिया गया है वो कहाँ दिया गया है? संविधान की प्रस्तावना में। तो स्पष्ट है कि इसका बी वाला ऑप्शन जो कैसा राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो आप यहाँ पर देखेंगे संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार क्या हुआ है? संशोधन हुआ है। वो कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन। और कब हुआ था? 1976 में। 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। उसके द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? अखंडता, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। इसका तात्पर्य क्या है कि 1976 में जब ये शब्द जोड़ा गया और यहाँ बात हो रही है 1975 की, कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अखंडता शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, क्योंकि इसे 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? अब यहाँ पे बात हो रही है संविधान लागू किए जाने के समय की, ठीक है। तो वहाँ पे प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द थे? लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बिल्कुल सही है, था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष शब्द था जो 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। इसके बाद में आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। और चौथा ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। तो यह समाजवादी भी यहाँ से कैसा हो जाता है? ये ऑप्शन भी आपका खत्म हो जाता है, क्योंकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो केवल लोकतंत्रात्मक गणराज्य भी नहीं था, क्योंकि लोकतंत्र के साथ साथ क्या था? वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी था। इसलिए आपका जो सी ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को आपको बताया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, भारत में जो लोकतंत्र प्रचलित है, लेकिन लोकतंत्र का कौन सा रूप यहाँ पर भारत में प्रचलन में है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र? जी नहीं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है, अच्छा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में एक बात आती है। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो कहाँ पे प्रचलित है? वो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है?
स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो प्रणाली है वो स्विट्जरलैंड में प्रचलित है। हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। भारत में कौन सा लोकतंत्र प्रचलित है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में किस तरह के समाजवाद को अपनाया गया है? किस तरह का समाजवाद है भारत में? साम्यवाद समाजवाद, फेबियन समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। तो आपको पता होगा प्रस्तावना को, अगर आपने थोड़ा सा भी सही से पढ़ा होगा तो आपने जाना होगा कि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है, जो कि नेहरू और गांधी जी के विचारों से प्रेरित है, या लोकतांत्रिक समाजवाद में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा देखने को मिलती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विधि एवं स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध। विधि एवं स्वाधीनता के बीच यानी कानून और स्वतंत्रता के बीच में सबसे जो मेन संबंध है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है यदि विधियां अधिक होती हैं यानी ये कानून अधिक होते हैं तो स्वाधीनता कम हो जाती है। अगला ऑप्शन है यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। और चौथा ऑप्शन है यदि विधि में परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन है, दूसरा वाला जो ऑप्शन है कि यदि विधि नहीं है यानी यदि संविधान में कानून नहीं है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी देश में यदि विधि का निर्माण नहीं हुआ है, कानून का निर्माण नहीं हुआ है, तो वहाँ पर लोगों को स्वाधीनता बिल्कुल भी नहीं मिल सकती है। यहाँ वहाँ के लोग कैसे हैं? स्वाधीन नहीं हैं, यानी परतंत्र के समान है। इसलिए आपका जो बी ऑप्शन है वो कैसा है? सही आंसर हो जाता है। यदि किसी देश में विधि नहीं होगी तो वहाँ के लोग स्वतंत्र भी नहीं होंगे, क्योंकि सारे काम बिना कानूनों के होंगे और लोग निरंकुश हो जाएंगे, राजा निरंकुश हो जाएगा और अपनी मर्जी से शासन करने लगेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र न हो। यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, यानी भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है आपका, न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष, यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, तो न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? ये आपको मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा है वो रूस के संविधान से, या ऐसे बोल सकते हैं हम रूस की क्रांति जो कि 1917 में हुई थी वहाँ से अभिप्रेरित है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रस्तावना से संबंधित संशोधन, मैंने बताया था आपको कि प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ था? 42वां संशोधन 1976 में, 1976 में 42वां संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। इसलिए आपका बी ऑप्शन कैसा है? राइट ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 20वां प्रश्न कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में प्रस्तावना को संशोधन योग्य माना गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में प्रस्तावना को संशोधन योग्य माना गया। और दूसरा कथन है आपका, बेरुवारी संघ जो कि 1960 का मामला है, इसमें प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया। अब दोनों में से आपको चुनना है कि किस वाद में प्रस्तावना को संशोधन करने योग्य माना गया। तो सिंपल सी चीज़ है कि केशवानंद भारती वाले मामले में जो कि 1973 का था, प्रस्तावना को संविधान का जो है अभिन्न अंग माना गया, और जब प्रस्तावना उसका अभिन्न अंग है तो उसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन वह उसके मूल ढांचे को परिवर्तित ना करता हो। इसलिए आपका जो पहला ऑप्शन है केशवानंद भारती वाला,
केवल एक, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा या बंधुत्व जो शब्द हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपको बताया गया था कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का जो संदेश था या नारा था वो फ्रांस की क्रांति के दौरान दिया गया था, यानी 1789 के समय में दिया गया था। ठीक है, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या भाईचारे की बात जो होती है वो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। ठीक है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? संपूर्ण, जब मैंने आपको प्रस्तावना के शब्दों से परिचय कराया था तो मैंने बताया था कि कोई भी देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कब होता है कि जब वह अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में पूरी तरह से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र एवं शक्तिशाली होता है। उस देश को कहा जाता है कि यह देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इसका मतलब है, पहला ऑप्शन है आपका केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, ये नहीं होगा आपका। दूसरा है केवल बाहरी मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, और तीसरा है आंतरिक एवं बाहरी मामलों में सर्वोच्च व स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। तो नो डाउट कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है कि कोई भी देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तब होता है कि जब वो अपने आंतरिक एवं बाहरी मामलों में सर्वोच्च एवं बिल्कुल फ्रीली निर्णय ले सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो 24वां प्रश्न है आपका। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया है? ये कई बार रिपीट हो चुकी है ये चीज़। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा? पहला है समाजवादी, गणतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, लेकिन गणतंत्रात्मक नहीं जोड़ा गया था, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता, बी ऑप्शन आपका राइट है। 42वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25वां और अंतिम प्रश्न के भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किन में प्रतिबिंबित होता है? जिन लोगों ने भारतीय संविधान का निर्माण किया उनके जो विचार हैं वो कहाँ प्रकट होते हैं? कौन सा भाग है संविधान का ऐसा जहाँ पर उनके विचार या उनके आदर्श जो हैं वो देखने को मिलते हैं? पहला ऑप्शन है मूल अधिकार, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावना, तीसरा ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व और चौथा ऑप्शन है मूल कर्तव्य। तो आप जानते हैं कि जो संविधान निर्माता थे भारत के, उनके जो आदर्श हैं, उनके जो उद्देश्य हैं वो संविधान की प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होते हैं या संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हो गया आज का बहुविकल्पीय प्रश्नों का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बेहद अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, या अपने जो भी फीडबैक है अपनी वो दे सकते हैं, जिससे कि हमें आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढने में जो है अच्छा लगे, हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।